Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya Dmija here, your educator. तो students, performance of contracts under the Sale of Goods Act 1930 के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये हमारी सेकंड क्लास है. फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक सा करवाया था कि मोड्स ऑफ डिलीवरी वगैरह कैसे होते हैं, कैसे जो है कॉन्ट्रैक्ट है सेल ऑफ गुड्स का वो परफॉर्म होता है और कैसे जो है गुड्स वो डिलीवर की जाती है. तो आज हम बात करने वाले हैं रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स. क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवरी ऑफ गुड्स एज एग्रीड अपॉन. तो सबसे पहला रूल ये है कि बायर और सेलर जो दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि कब गुड्स को डिलीवर करना है, पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट कब करनी है, ये जो म्यूचुअली पहले से डिसाइड होके रखा है, टर्म्स है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के, उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स जो है वो डिलीवर होगी और होनी भी चाहिए. गुड्स मस्ट बी डिलीवर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो ये हमारा सबसे पहला रूल है. सेकंड है सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग मोड ऑफ डिलीवरी. द गुड्स मस्ट बी पुट इन द पोजेशन ऑफ द बायर और द अथोराइज्ड एजेंट ऑफ अ बायर. ये जो गुड्स हैं वो हमने जो पिछले वाले क्लास में डिलीवरी के बारे में पढ़ा था, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, उसके उस डिलीवरी के थ्रू जो गुड्स हैं वो डिलीवर कर दी जाएंगी. वो एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है, वो सिंबॉलिक डिलीवरी भी हो सकती है, वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है. जो गुड्स हैं वो हमने बायर को देनी है, बायर को पोजेशन देना है. ठीक है, या बायर को दे सकते हैं या उसके अथोराइज्ड एजेंट को दे सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट. ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो पेमेंट है वो पेमेंट और डिलीवरी ऑन द स्पॉट सेम टाइम पे हो जानी चाहिए. अगर कोई भी टर्म वगैरह आपके बीच में म्यूचुअली एग्री आप नहीं करते हो या डिसाइड कुछ भी नहीं हुआ है, तो जनरल रूल यही है कि सेलर है जो गुड्स को ट्रांसफर करेगा, पोजेशन को देगा और जो बायर है वो उसके लिए पेमेंट करेगा. Unless otherwise agreed, the delivery of the goods and payment of price must be concurrent. ये on the spot same time पे हो जानी चाहिए दोनों. सेलर जो है वो गुड्स देगा और बायर जो है वो उसके लिए पेमेंट देगा. ये हम ऑलरेडी कल वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डिलीवरी. पार्ट ऑफ डिलीवरी का क्या इफेक्ट है, सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग क्या रूल में बताया गया है. When the goods are delivered partly, the effect of such a delivery can be taken differently depending upon the two issues. Two main consider किए गए हैं. पहला, part delivery in the progress of the whole delivery, and second is a part delivery made to serve it from the whole. देखो कैसे. When the goods are partly delivered were so delivered in the progress of the delivery of a whole goods, then it shall have the same effect as the delivery of the whole goods would have on passing of the property. Part of delivery would be considered as a whole delivery and hence property in goods shall be passed for the whole goods. ऐसा माना जाएगा कि सारी की सारी ही ट्रांसफर हो चुकी है. एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा. देखो, जो सेलर है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेल करने का 100 kg ऑफ व्हीट टू द बायर. बायर ड्यूली गोट द टोटल 100 kg वेटेड प्रॉपरली बट टेक्स अवे ओनली 20 kg आउट ऑफ द टोटल. बायर ने जो है वो टोटल 100 kg का वेट अच्छे से कर लिया है, लेकिन उसमें से अभी वो 20 kg ही लेके गया है. उसके बाद गोडाउन में फायर की वजह से सारा का सारा जो 80 kg का स्टॉक था उसका बैलेंस वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया. तो केस ये है कि डिलीवर तो इन अ प्रोग्रेस होल प्रोग्रेस ऑफ अ होल 100 kg में से 20 kg हमने उसको दिए हैं. Hence the delivery of the part of goods shall operate as a delivery of a total 100 kg. तो इस केस में जो पार्ट ऑफ डिलीवरी हुआ है उसको टोटल ही कंसिडर किया जाएगा और जो लॉस हुआ है उसके लिए बायर लाइबल होगा. ठीक है, जो 80 kg का लॉस हुआ है उसके लिए बायर लाइबल होगा, क्योंकि जो पार्ट ऑफ डिलीवरी ना प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ऑफ द होल डिलीवरी, सारी डिलीवरी में से उसने पार्ट लिया. ठीक है, तो उस केस में वो सारी की सारी ही डिलीवरी मानी जाएगी. आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा. आगे बात कर लेते हैं पार्ट डिलीवरी मेड
to serve it from the whole, where the goods partly deliver were made intentionally to serve, मतलब सेपरेट कर देना हमने पार्ट में से, सेपरेट द पार्ट फ्रॉम द होल, पार्ट में से नहीं सॉरी, होल में से पार्ट हमने सेपरेट कर दिया. Then the part delivery shall operate as a delivery of that part, not the whole delivery. तो उस केस में पार्ट ही कंसिडर किया जाएगा, होल डिलीवरी कंसिडर नहीं किया जाएगा. जब इंटेंशनली जो है आपने वो सेपरेट किया हो, उस केस में वो होल कंसिडर नहीं किया जाएगा. अगर ऊपर वाली एग्जांपल ही ले, अगर सेलर ने खुद ही कहा हो कि वो 20 केजी एक बार ले जाए, 80 केजी वो बाद में डिलीवर कर देगा, या 80 केजी के बारे में अभी कुछ भी बायर ने वेट वगैरह नहीं किया, अच्छे से प्रॉपरली नहीं किया, तो जो भी लॉस हुआ है वो सेलर का होगा, फिर वो बायर का नहीं होगा, क्योंकि जो डिलीवरी हुई है वो पार्ट हुई है, सेपरेट कर दिया था ना उन्होंने इंटेंशनली. देखो एग्जाम्पल क्या है, इफ इन द सेम एग्जाम्पल वही है, बायर ओनली गोट 20 केजी वेटेड फॉर टेकिंग द डिलीवरी, उसने सिर्फ 20 केजी ही लिया. Such part delivery was made intentionally to only take the delivery of 20 kg. तो ये जो पार्ट डिलीवरी हुई है ना, पार्ट डिलीवरी उसने इंटेंशनली ली है खाली 20 kg लेने के लिए. तो इस केस में जो डिलीवरी हुई है, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुई है बायर को, वो कितनी हुई है, 20 kg की हुई है. तो बायर इस केस में लायबल नहीं होगा किसी भी तरह के लॉस का. जो लॉस होगा वो किसका होगा, वो सेलर का होगा. आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट है बायर मस्ट अप्लाई फॉर द डिलीवरी. सेक्शन 35 क्या कहता है कि जो बायर है ना, डिलीवरी हम कब मानेंगे, वो तब ही मानेंगे जब बायर ने अप्लाई किया हो प्रॉपरली, ये एग्री किया हो, ठीक है, कि मेरे को गुड्स जो है वो क्या कर दो, डिलीवर कर दो. Unless otherwise agreed between the parties, the seller is not bound to deliver the goods until the buyer applies for the delivery. देखो, अगर दोनों के बीच में कुछ भी एग्री नहीं हुआ है, तो सेलर उस केस में बाउंड नहीं है कि वो खुद ही डिलीवर कर दे गुड्स को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती. कब तक, जब तक until the buyer applies for the delivery, जब तक बायर खुद अप्लाई ना करे. In other words, if the buyer never applied for the delivery of a goods and the seller didn't deliver the goods, then buyer cannot hold seller liable for the non-delivery of the goods. अगर किसी केस में बायर ने कभी अप्लाई ही नहीं किया है गुड्स की डिलीवरी के लिए, और सेलर जो है गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाता है या नहीं करता है, तो उस केस में बायर जो है वो सेलर को ये नहीं बोल सकता कि यू आर लायबल फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स. तो सेलर उस केस में लायबल नहीं होगा. ये पहले बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पहले गुड्स की डिलीवरी के लिए अप्लाई करे, वो पहले बोले कि गुड्स को डिलीवर कर दिया जाए, ठीक है. बट द बायर कैन sue द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स. वो जो बायर है वो सेलर को स्यू कर सकता है. कब, जब उसने प्रॉपरली अप्लाई किया हो और सेलर ने गुड्स डिलीवर ना करी हो, तब उस केस में ये एलिगेशंस लग सकते हैं कि सेलर ने गुड्स जो वो डिलीवर नहीं किए. नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स के केस में वो सेलर को स्यू कर सकता है अगर उसने प्रॉपरली अप्लाई किया है. तो अगर नहीं किया तो फिर वो सेलर को कुछ भी एलिगेशंस नहीं लगा सकता, नहीं स्यू कर सकता, ठीक है. तो इशू ये है कि बायर मस्ट अप्लाई प्रॉपरली, बायर को प्रॉपरली अप्लाई करना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल प्रोवाइडेड दैट द डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड बी मेड इन नवंबर ऑन 7 days नोटिस. दो गुड्स जो है वो नवंबर में डिलीवर करनी है 7 दिन के नोटिस पे. बायर ने नोटिस अर्ली नवंबर दे दिया. बायर ने कहा कि गुड्स जो है वो अप्लाई कर दिए कि गुड्स को भेज दो. Now, if the seller fails to deliver the goods in a time, अगर seller fail हो जाता है goods को deliver करने पे टाइम पे, he would be liable for the breach of the contract. वो liable होगा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के केस में, उसके ऊपर sue किया जा सकता है for the non delivery of goods. I hope यहाँ तक आपको क्लियर होगा. Buyer must apply for the delivery. नेक्स्ट है प्लेस ऑफ डिलीवरी. सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ अ गुड्स इन डिसाइडेड अपॉन एज फॉलोइंग.
द गुड्स मस्ट बी डिलीवर एट अ प्लेस विच हैज बीन म्यूचुअली डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज। जो गुड्स है वो उस प्लेस पे डिलीवर करनी है जो पार्टीज के बीच में म्यूचुअली डिसाइड हो चुका है। The goods must be delivered at a place which has been mutually decided between the parties, जहां पे बायर और सेलर ने म्यूचुअली एग्री किया है। If the parties not decided upon the place of delivery, then अगर दोनों पार्टीज ने ये डिसाइड नहीं किया तो उस केस में डिलीवरी कहाँ करनी है। For a contract of a sale, goods should be delivered at a place where they are at the time of the contract of a sale। जिस जगह पे आपका जिस समय पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेल का, उस प्लेस पे गुड्स है जो वो डिलीवर होगी। फॉर एन एग्रीमेंट टू सेल, अगर एग्रीमेंट का केस है, गुड्स शुड बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस वेयर दे आर एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल। जब एग्रीमेंट जिस जगह पे हो रहा था उस जगह पे एग्रीमेंट जब किया था उस जगह पे गुड्स डिलीवर होगी। अगर फ्यूचर गुड्स की बात करें, future goods, the place of delivery is a place at which they are manufactured or produced। जहां पे वो प्रोड्यूस हो रही है वहीं पे वो क्या होगी, डिलीवर होगी फ्यूचर गुड्स के केस में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। पहला केस ये है कि अगर दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया है कि गुड्स कहाँ पे डिलीवर करनी है तो वो ही वाला प्लेस होगा। अगर दोनों पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया है तो जहाँ पे जिस जगह पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस पे होगा। अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट जिस प्लेस पे हुआ था वहां पे डिलीवर होगी। अगर फ्यूचर गुड्स है तो जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर हुई है, प्रोड्यूस हुई है, उस प्लेस पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 2, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल द सेलर बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर but no time was fixed as when to send the goods, then the seller must send the goods within the reasonable time or reasonable hour। अगर डिसाइड हो चुका है तो उसी टाइम पीरियड के बीच में सेंड करना है। अगर डिसाइडेड नहीं है, नो टाइम वाज फिक्स्ड, तो सेलर को रीजनेबल टाइम के बीच में गुड्स जो है वो डिलीवर करनी पड़ेगी। ये नहीं कह सकता सेलर कि आपने कौन सा मुझे कोई स्पेसिफिकली टाइम दिया था, अपनी मर्जी से आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर द गुड्स टू बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जैन, द सेलर ऑफर टू डिलीवर द गुड्स ऑन 4 जनवरी बट एट 9 PM, बिजनेस आवर्स नहीं है ये। द डिलीवरी ऑफ गुड्स वॉज नॉट डन एट अ रीजनेबल आवर, रीजनेबल आवर्स में ये नहीं हो रहा है तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको सारा टॉपिक क्लियर होगा। आज के लिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और भी काफी सारे पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं। ठीक है, 16-17 पॉइंट्स हैं तो वो हम कल की क्लास में सारा का सारा खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं क्लासेस को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको आज वाली क्लास सारी अच्छे से क्लियर होगी। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं है तो आप ही के बेनिफिट के लिए है कि आप ज़्यादा बोर ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।